Hello students, welcome back to the channel Eco and BST with Anurag. Students, in the last video we have studied functional foremanship and standardization and simplification of work in the techniques of scientific management. So in this video we will study one of another important जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जिससे केस स्टडी सबसे ज़्यादा आती हैं, वो है वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी क्या है उसके बारे में हम आज पूरा स्टडी करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो व्हाट इज वर्क स्टडी? वर्क स्टडी मींस टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट बाय गेटिंग द कंसिडरेशन ऑफ बेस्ट यूज ऑफ द ऑल रिसोर्सेज। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो लैंड, लेबर, कैपिटल, व्हाटएवर, जो भी फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर का इस तरीके से हमें यूटिलाइजेशन करना है जो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे, मैक्सिमम रिजल्ट्स दे, पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड मिनिमम कॉस्ट पर। तो ये क्या है? ये हमें वर्क स्टडी बताती है कि हमें अपने वर्क को इस तरीके से करना है कि जो कम से कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें दे और हर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारा हो, हर जो फैक्टर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट कंट्रीब्यूशन अपना दे। तो अब अगर हम बात करते हैं वर्क स्टडी की, तो वर्क स्टडी में हमारे कई सारी स्टडी, हमने 4 टाइप की स्टडी पढ़नी है यहाँ पर। वन ऑफ is fatigue study, another is method study, time study and motion study। ये 4 स्टडी हमें यहाँ करनी होती है। इन चारों को अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्क स्टडी, देन आपको इन चारों के बारे में भी लिखना है। केवल वर्क स्टडी के बारे में आप नहीं लिखेंगे, आपको इनके बारे में लिखना है। अब फैटिग स्टडी क्या होती है? वर्क स्टडी आपको समझ में आ गया। फैटिग स्टडी मींस स्टडी ऑफ गेटिंग टायर्डनेस। हम काम करते करते थक जाते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। हम लगातार, सपोज दैट आप अपने ऊपर ले लीजिए, आप जब क्लासेस स्कूल में जाते हो, पढ़ते हो, लगातार 3-4 आपके पीरियड हो जाते हैं, देन आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? बिकॉज आप थक जाते हो। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, टीचर आके पढ़ा रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा बिकॉज कि आप थक गए हैं। तो यू विल टेक सम रेस्ट, जिससे आप क्या होंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, कुछ लंच वगैरह कर लेंगे। इससे क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? आपको रेस्ट मिलेगा और रेस्ट से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, रिचार्ज हो जाएंगे आप। तो वही चीज है यहाँ पर। फैटिग स्टडी ये देखती है, फैटिग स्टडी क्या देखती है? फैटिग स्टडी ये देखती है कि हम जो वर्कर्स हैं वो कितनी जल्दी थक जाते हैं, ठीक है, कितना उनका वर्कलोड है, उसकी वजह से वो जो कितने टाइम इंटरवल्स उनको देने हैं, ये सारी चीजें फैटिग स्टडी कंसीडर करती है। तो फैटिग स्टडी इज फोकसेस ऑन टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। फ्रीक्वेंसी, हमें रेस्ट इंटरवल की कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, कितने रेस्ट इंटरवल्स, कितनी बार रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, जो ड्यूरेशन है, कितना टाइम का हमारा रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। जैसे अगर हैवी वर्क है, फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है और कुछ हैवी वर्क है, फिजिकल लेबर ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी थक जाता है, हैवी मशीनरी उठाने का काम, भारी भारी चीज़ों को उठाने का काम, देन उसको रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स भी हमारे उसको ज़्यादा मिले और उसके साथ साथ जो रेस्ट इंटरवल का ड्यूरेशन है वो भी उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो टेलर ने कहा कि फैटिग स्टडी में हमें फैटिग स्टडी इस तरीके से नहीं करनी है, अपने इंट्यूशन पे नहीं करनी है, या फिर जो मैनेजर है वो अपने हिसाब से टाइम रेस्ट इंटरवल्स डिसाइड कर दे या ड्यूरेशन डिसाइड कर दे। नहीं, यहां पर क्या होगा? यहां पर देखना है कि एक एवरेज वर्कर, उन्होंने कई सारे वर्कर्स को लगाना है काम पर, और एवरेज वर्कर कितनी जल्दी थक जाता है या कितने टाइम बाद वो थक रहा है, उसके बेसिस पे एक एवरेज निकाला जाएगा। देन वो रेस्ट इंटरवल्स और ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल्स और जो नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स है वो डिसाइड करेंगे। तो फैटिग स्टडी मींस, फैटिग मींस टायर्डनेस, द स्टडी ऑफ गेटिंग टायर्डनेस। तो ऐसी स्टडी जो कि केवल थकान पर, टायर्डनेस पर ही कंसीडर की जा रही है, जिससे क्या होगा? अच्छा, क्यों कर रहे हैं हम इस स्टडी को? बिकॉज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। जब
वर्कर क्या होगा, वो रिचार्ज हो जाएगा, देन वो क्या करेगा, अपनी एफिशिएंसी, फुल एफिशिएंसी के साथ में काम करना स्टार्ट कर देगा अगेन। तो इससे क्या होगा, हमारी क्वालिटी, हमारा आउटपुट जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड और जो हमने टारगेट डिसाइड कर रखा है हम इजीली अचीव कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टडी इज मेथड स्टडी। एज वी ऑल नो दैट कि किसी भी काम को करने के कई सारे तरीके होते हैं और उनमें से एक बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स। जो हम पैरामीटर्स लेते हैं उनको जब एनालाइज करते हैं तो हमें एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि कौन सा बेस्ट मेथड है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने यही कहा कि हम अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट लगा रहे हैं तो हमें वहां पर मेथड स्टडी भी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो हमें मिनिमम कॉस्ट दे और मैक्सिमम आउटपुट दे और सारी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमें मिल जाए। मतलब हर जो रिसोर्स है वो अपना बेस्ट रिजल्ट वो वहां पर दे। तो एक ऐसा मेथड हमें यहां पर चूज करना है। इट इज, ये केवल ये नहीं है कि साहब एक जगह मेथड को हमें चूज करना है, हम यहां पर हर जगह हम राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट हमें बेस्ट मेथड यूज करना है। ठीक है, तो मेथड स्टडी इज ओनली अबाउट द इज टू कंडक्टेड अबाउट फाइंड आउट द बेस्ट मेथड व्हिच हैज मिनिमम कॉस्ट एंड द मैक्सिमम आउटपुट। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। अब देखिए यहां पर ये एक और इंपॉर्टेंट हमारी बात आती है यहां पर, क्या कि साहब किसी भी काम को करने के लिए कितना मिनिमम टाइम हमें चाहिए। अगर हम मिनिमम टाइम को कम देंगे और उससे भी कम देंगे तो क्या होगा, आउटपुट खराब होगा। हमारा जो वर्कर है वो एफिशिएंट होते हुए भी इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, एवरेज टाइम, वो स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर, इसको टाइम स्टडी में इस चीज को कंसीडर करते हैं, फोकस करते हैं कि एक एवरेज वर्कर कितना टाइम लेगा किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए क्यों किया जाता है, पहले देखते हैं इसका और स्टडी करते हैं। इट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए ये फाइंड आउट करने के लिए इस स्टडी को कंडक्ट किया जाता है। एंड टू सेट अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर ईच वर्कर। हर वर्कर को हम टाइम के अकॉर्डिंग, सपोज दैट 1 घंटे में 10 यूनिट का 1 घंटे में टाइम में डिसाइड किया कि अगर हम 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं 1 आवर में तो क्या होगा, 8 घंटे काम करता है तो कितने यूनिट को प्रोड्यूस कर देना चाहिए उसको, 80 यूनिट्स को। तो सीधी सी बात है कि हमने क्या किया, हमने यहां पर स्टैंडर्ड टारगेट फॉर ईच वर्कर, एक दिन में उसको मिनिमम 80 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। तो हम यहां स्टैंडर्ड टारगेट सेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, जब हम क्या करेंगे, टाइम स्टडी करेंगे, तभी हम स्टैंडर्ड टाइम टारगेट सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। एज वी ऑल नो दैट कि जब हमें ये पता होगा कि कितने टाइम में कितना काम होगा तो कितना आउटपुट कितने वर्कर कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ये भी हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं। सपोज दैट एक दिन में अगर हम 800 प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, या हमारा टारगेट है कि वी हैव टू प्रोड्यूस, ऑर्डर आया कोई कि हमें 800 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो इन दैट केस हम क्या कंसीडर करेंगे कि एक दिन में एक वर्कर जो है वो 80 प्रोडक्ट बना सकता है, तो 10 वर्कर जो है वो मिलकर 800 प्रोडक्ट हमारे एक दिन में बना देंगे। तो आज के दिन या आज के टास्क के लिए हमें कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट हुई, 10 वर्कर्स की। तो सीधी सी बात है, हमने कैसे डिसाइड किया, टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। नेक्स्ट इज कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कैटेगरी। अब हम जब ये टाइम स्टडी हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो वर्कर है वो किस तरीके से वो अपने टाइम पर काम कंप्लीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर वो कंप्लीट कर रहा है, प्रॉपर तरीके से कर रहा है, तो वो एफिशिएंट वर्कर होगा, और अगर वो काम कंप्लीट नहीं कर रहा है तो वो इनएफिशिएंट वर्कर होगा। सीधी सी बात है, कॉस्ट भी हमारी मिनिमम होगी जब वो टाइम पे कंप्लीट कर रहा है। तो जब टाइम पे कंप्लीट कर रहा है तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों आ रही है। तो वी कैन इजीली डिटरमाइन कि कौन कौन से हमारे एफिशिएंट और कौन कौन से इनएफिशिएंट वर्कर हैं बाय ओनली कंसीडरिंग द टाइम स्टडी।
अब हम ये टाइम स्टडी जो है, हमने ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे, हम कह सकते हैं इनको कि इन ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग हम टाइम स्टडी कंडक्ट करते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि हम टाइम को डिसाइड कैसे करें। कोई भी मैनेजर अपने इंट्यूशन से किसी भी पर्टिकुलर वर्कर को कुछ अलग टाइम नहीं देगा, किसी अपना कोई फेवरेट है उसको अलग नहीं देगा। वो क्या करेगा, एवरेज वर्कर्स प्रोडक्शन निकालेगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, और वो क्या करेगा, उसको कंसीडर करेगा कि हाँ साहब एवरेज वर्कर इतना टाइम ले रहा है, उसके हिसाब से सारे की सारी चीजें साइंटिफिकली होंगी। टेलर ने हमेशा ही कहा है कि साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ एवरीथिंग जो हमें वो कंसीडर करना है। तो टेलर ने यही कहा कि हम टाइम स्टडी को भी जो टाइम सेट करेंगे वो ऐसे ही अपने हिसाब से नहीं करेंगे, हम वहां पर साइंटिफिक वे में उस पूरी टाइम स्टडी को कंसीडर करेंगे। एवरेज वर्कर कितना टाइम लगाता है किसी काम को करने में, उसके हिसाब से हम टाइम डिसाइड करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है? देखिए, मोशंस का मतलब होता है मूवमेंट्स। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए हमें कई सारे टूल्स इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उन टूल्स और इक्विपमेंट को हम लेकर आ रहे हैं। देन हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें कहीं और जाना पड़ रहा है, तो उन मूवमेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। टेलर ने ये कहा कि आइडेंटिफाई द मूवमेंट्स। वो कौन कौन से मूवमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर काम को करने में लगते हैं, और उनमें कौन कौन से ऐसे मूवमेंट हैं जो प्रोडक्टिव है और अनप्रोडक्टिव है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को तो कंसीडर करना है, और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, सो दैट हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होगा, हमारी टाइम भी हमारा कम सही होगा, हमारी कॉस्ट भी कम आएगी, और हमारे रिजल्ट्स हम इजीली अचीव कर पाएंगे। तो वही चीज इन्होंने कहा, मोशन स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स व्हाइल परफॉर्मिंग ऑन अ टास्क, to differentiate between the productive and unproductive movements and for cutting or removal of unproductive movements। इसलिए हम मोशन स्टडी करते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक फैक्ट्री वर्कशॉप है, सपोज दैट एक कार है, कार को हम रिपेयर कराने जाते हैं तो वो वर्कशॉप होती है। अब जो वर्कशॉप होती है उस वर्कशॉप के रिगार्डिंग, हर वर्कशॉप पे कई सारी वर्कशॉप होती है उसमें रिपेयर हाउस में, तो उस वर्कशॉप का अपना अपना टूल बॉक्स होता है। ये नहीं कि साहब 4-5 वर्कशॉप पर एक टूल बॉक्स रख दिया है। इससे क्या होगा कि जो वर्कर्स उन पर काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे, टूल्स को सर्च करते रहेंगे, वो ले गया कि ये ले गया, वहां से ला गया, तो उससे क्या होगा, अनप्रोडक्टिव हमारे मूवमेंट्स होंगे। तो टूल बॉक्स वहां पर है, तुरंत की तुरंत वो उसको यूज करेंगे और तुरंत की तुरंत उसको वहां पर ही उसको रख देंगे। इससे क्या होगा, एक तो इक्विपमेंट्स हमारे लॉस्ट नहीं होंगे और उसके साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो टेलर ने यही कहा वर्क स्टडी के थ्रू कि हम यहां पर ओवरऑल देखिए, फैटिग स्टडी हुई, मेथड स्टडी हुई, टाइम स्टडी हुई, मोशन स्टडी हुई, ये कहां फोकस कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पर, और हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का बेस्ट कंट्रीब्यूशन यहां पर कंसीडर कर रही है सारी की सारी स्टडी। तो वर्क स्टडी आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियल पीस बेस सिस्टम के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।